आज हम रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे पीसीएस हिंदी साहित्य के नोट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये नोट्स नेट एग्ज़ाम में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। हिंदी साहित्य के संदर्भ में रीतिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति हो गई थी। सामंतीय वातावरण में पुष्ट हुआ रीतिकाल की प्रवृत्तियां निम्न हैं। रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों में व्यापक प्रवृत्ति रीति निरूपण की ही रही। अधिकांश कवियों ने इस विषय में एकाध ग्रंथ अवश्य लिखा। इस युग के में रीति ग्रंथों की रचना मुख्यतः 3 प्रकार की गई। प्रथम प्रकार के कवियों का उद्देश्य काव्यांग विशेष का परिचय कराना मात्र रहा, अपने कवित्व का प्रदर्शन करना नहीं। ये कवि अलंकारादि विशिष्ट काव्यांगों पर संक्षिप्त लक्षण उदाहरण देकर अथवा स्वरचित लक्षण और दूसरे कवियों के उदाहरण देकर विषय को मात्र समझाने में अपने कर्म की सफलता समझता है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, रसरूप का तुलसी भूषण आदि इसी प्रकार के ग्रंथ थे। दूसरे प्रकार के कवियों ने लक्षणों तथा उनके कवित्वपूर्ण उदाहरणों की रचना की। भूषण का शिवराज भूषण, चिंतामणि का कवि कल्पतरु, मतिराम के रसराज इसके उदाहरण हैं। एक अन्य प्रवृत्ति के अंतर्गत काव्यशास्त्र का ज्ञान रखते हुए भी कवि लक्षणों के फेर में नहीं पड़े। बिहारी की सत्सैयाँ, ग्वाल का कवि हृदय विनोद इसी कोटि की रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं पर्याप्त सरस एवं वैविध्यपूर्ण होती हुई भी रीति निरूपण के लिए रचित होने के कारण मूलतः रीतिपरक अथवा रीतिबद्ध ही है। चूंकि रीतिकालीन कवि रीतिशास्त्र के ज्ञान के बिना राजदरबार में आदर का पात्र नहीं बन सकता था, अतः कवि को विवशतावश आचार्य कर्म निभाना पड़ा। इसीलिए शुक्ल जी कवियों के ज्ञान को अपरिपक्व मानते हुए रीति ग्रंथों की सफलता को संदिग्ध मानते हैं। तथापि काव्य क्षेत्र में और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के अध्ययन में इन ग्रंथों के अक्षुण्ण महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की रचना का प्राण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसकी अभिव्यक्ति में कवियों ने किसी प्रकार से संकोच नहीं किया। इसीलिए उनके श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियां नहीं हैं, न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित प्रयत्न है। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुटन अथवा मानसिक छलना नहीं है। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। वलय पीठी तरिवन भुजन उर कुंच कुंकुम छाप, तितय जाहु मन भावते जितय बिकाने आप। संयोग श्रृंगार में हास परिहास को विशेष स्थान दिया गया है। गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही। वियोग श्रृंगार का भी कवियों ने प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। नायिका के मानसिक अवसाद का सूक्ष्म चित्रण करते हुए देव कहते हैं, साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती 4 चूड़ी हैं। इन रीतिकालीन कवियों का प्रेम वर्णन रसिकता की कोटि से ऊपर नहीं उठ पाया है। घनानंद आदि रस सिद्ध कवियों का श्रृंगार इस बात का अपवाद है। इनका श्रृंगार वर्णन काफी स्वच्छ और मनोरम है। नंबर 3, अलंकरण का आधिक्य। रीतिकाल प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता का युग था, अतः इस युग में अलंकरण का आधिक्य स्वाभाविक ही था। इसकी अधिकता के कारण ही मिश्र बंधुओं ने काल को अलंकरण काल की संज्ञा दी है। कवियों ने संभावना मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष, यमक और अनुप्रास का अधिक प्रयोग किया। कहीं कहीं अलंकारों के अतिशय प्रयोग ने साधन के स्थान पर साध्य का रूप अपना लिया और कविता के शोभा के वर्धक होने की बजाय विघातक बन गए। इस काल के रीतिबद्ध कवियों ने ही नहीं वरन रीतिमुक्त कवियों जैसे भूषण ने भी छत्रपति शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकृत वर्णन किया है। भिखारीदास जी की पंक्तियां हैं,
अलग पै अलिबृंद भाल पै अरथ चंद भ्रू पै धनु नयननि पै वारो कंज दलमय। नंबर 4 है भक्ति और नीति। रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ यत्र तत्र मिल जाती हैं, पर इनके आधार पर हम रीति कवि को न तो अनन्य भक्त कह सकते हैं और न ही राजनीति निष्णात। रीझी हैं सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। डॉक्टर नगेंद्र भक्ति को भी उनके श्रृंगारिकता का ही अंग मानते हैं, परंतु आधुनिक अनुसंधानों से इस काल में रचित शुद्ध भक्ति संवलित असंख्य ग्रंथों के प्रकाश में आने से नवीन दृष्टि मिली है। इस काल में उपलब्ध भक्ति काव्य परिमाण और साहित्यिकता की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं, अतः इनका विशेष अध्ययन अपेक्षित है। भक्त की प्रवृत्ति रीति ग्रंथों के मंगलाचरणों, ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों, भक्ति और शांत रसों, निर्वेदादि संचारियों तथा अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथों में दिए गए उदाहरण में मिलती है। सामान्य रूप से विष्णु के राम और कृष्ण इन दो अवतारी रूपों में विशेष आस्था रखते हुए भी ये लोग गणेश, शिव और शक्ति में वैसी ही श्रद्धा रखते थे, अतः ये किसी विशिष्ट संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे। इस युग में भक्ति धार्मिकता की ही परिचायक नहीं थी, विलास जर्जर दरबारी वातावरण के बाहर विषय वासना जन्य दुखों से आकुल मन की शरण भूमि भी थी। इस काल में नीति संबंधी सुंदर सूक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। बड़े न हो जय गुणन बिनु विरत बड़ाई पाई, कहत धतूरे सौ कनकु गहनो गढ़ो न जाई। नंबर 5 वीर रस की प्रधानता। रीतिकाल में वीर रस की छीयमाण काव्यधारा भी बहती रही। कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीरात्मक काव्य की सृष्टि की है। इन रचनाओं का प्रेरक तत्व कवि का अपने आश्रयदाता अथवा किसी ऐतिहासिक चरित्र के महान कर्मों के साथ तादात्म्य एवं श्रद्धा का भाव रहा है, मात्र आलंकारिक प्रशस्तियां करने की इच्छा नहीं। भूषण की शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, पद्माकर की प्रताप प्रशस्ति इसी कोटि की रचनाएं हैं। दावा द्रुमदंड पर, चीता मृणझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मिगराज हो, तेजतम अंश पर, कान्ह जिमिकंस पर, त्यों मृच्छ बंस पर शेर शिवराज हो। नवीन अनुसंधानों के फलस्वरूप वीर रस से ओतप्रोत शताधिक रचनाएं प्रकाश में आई हैं। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने रीतिकाल के 90 वीर काव्यों की सूची प्रस्तुत की है। डॉक्टर जय भगवान गोयल ने हरियाणा और पंजाब के 25 वीर काव्यों की सूचना दी है। इन वीर काव्यों का विशेष अध्ययन अपेक्षित है। नंबर 6 में चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति का एक ही प्रयोजन था, संयोगिनियों की वासनाओं को लहकाना और वियोगिनियों की विरहाग्नि को दहकाना। शुद्ध आलंबन रूप में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण सेनापति आदि में अपवाद रूप में ही मिलेगा। घनानंद रीतिमुक्त कवि का यह सुंदर उदाहरण है। कबहु वा बिसासी सुजान के आंगन मुँह, असुवानी हूँ लय बरसों। बादल प्रेमी के आंसुओं को लेकर प्रेमास्पद के आंगन में बरसा दे। नंबर 7 नारी का विषय तोषक चित्रण। रीतिकाल में नारी समस्त काव्य सर्जना का बिंदु बन गई। मनुष्य की छिछली मनोवृत्तियों को उकसाने वाली उसकी कामुकता और भोगैषणा को उत्तेजित करने में साधन स्वरूप नारी का एक ही रूप समस्त रीति काव्यों के समक्ष था। देव कवि ने रसविलास में इस तथ्य को बहुत सीधे और साफ ढंग से कह दिया है। कौन गनय पुर बन नगर, कामिनी एकय रीति, देखत हरय विवेक कौ, चित्त हरय करि प्रीति। ये कवि नारी जीवन के सामाजिक महत्व, उसके श्रद्धामय रूप और उसकी मातृशक्ति को देख नहीं सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है।
नंबर 8, मुक्तक शैली का प्रयोग। रीति कवियों का मुख्य उद्देश्य रसोद्रेक न होकर चमत्कार प्रदर्शन है। काव्य में इसी की पूर्ति के लिए कवियों ने अपने काव्य में मुक्तक शैली अपनाई है। इस काव्य में अधिकांशतः कवित्त, सवैया और दोहा जैसे छंदों का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये छंद ब्रजभाषा की प्रकृति के विशेष अनुकूल पड़ते थे तथा जिन भावों का वर्णन इनमें किया गया उनमें भी ये उपयुक्त पड़ते थे। इन छंदों के अलावा छप्पय, बरवय, हरिपद आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया। यद्यपि इस युग में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तथापि उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। नंबर 9, ब्रजभाषा की प्रधानता। रीतिकालीन काव्य में ब्रजभाषा का प्राधान्य रहा। इस काल में इसमें माधुर्य और प्रांजलता का समावेश हुआ। इसमें अवधी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, पूर्वी और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अल्प भाषा में अरबी और फारसी का भी प्रभाव पड़ा। किंतु इस काल में ब्रजभाषा में च्युत संस्कृति आदि दोषों का सर्वथा परिहार न हो सका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में कहा है, भाषा के भी विश्रामदायक और विनोदन गुणों का इस काल में खूब मार्जन हुआ, परंतु उसे योग्य बनाने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया कि वह गंभीर विचार प्रणाली का उपयुक्त वाहन बन सके। घनानंद की भाषा परनिष्ठित मानी जाती है। इस काल में रूढ़ उपमानों, प्रतीकों के अधिकाधिक प्रयोग से भाषा में जड़ता आती गई। नंबर 10, वर्णन शैली तथा रीति कवि का व्यक्तित्व। रीतिकालीन कवि ने अपने काव्य में प्रायः मध्यकालीन साहित्य की वर्णन शैली का आश्रय लिया है। इस शैली में जंगल, बाग बगीचों के वर्णन, वृक्षों, पुष्पों, पक्षियों की घिसी पिटी रुचियों, उद्यान, हाथियों, घोड़ों के भेद प्रभेद तथा उनकी चालों का वर्णन करने की परंपरा है। बाद में इसमें ज्योतिष, कामशास्त्र, पौराणिक शास्त्र तथा पकवानों का भी शनैः शनैः समावेश होता गया, जिसका उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन और राज्य सम्मान प्राप्त करना मात्र होता था। जानत हो ज्योतिष, पुराण और वैद्यक को जोरी जोरी आखर, कवित्तम को उच्चिरो, बैठ जानो सभा मांझ, राजा को रिझाए जानो, अस्त्र बांधी खेत मांझ, शत्रु न सो हव तरो, राग धरी गाऊं और कुदाऊं घोड़े बाग धरी, कूप ताल बावरीन, नारन में हव तरो। नंबर 11, हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण। रीतिकाल में प्राप्त ब्रज और राजस्थानी का गद्य निश्चयतः समृद्ध व प्रचुर है। इस काल में खड़ी बोली, दक्खनी हिंदी और मैथिली में भी गद्य लेखन का कार्य सक्रिय रहा। अतः इस युग को आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन काल कहा जा सकता है। नंबर 12, रीतिमुक्त कवि। इनके द्वारा रचित सिंगारिक छंदों की प्रेरणा का स्रोत वैयक्तिक प्रेमानुभूति था। इनकी रचनाओं में भारतीय काव्यशास्त्र में बताए गए श्रृंगार रस विषयक सिद्धांतों का नितांत बहिष्कार हुआ है। ये कवि रीति कवियों की शास्त्रीय दृष्टि के विरोधी थे। यह लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो उक्ति वाले ठाकुर के कवित्त से स्पष्टतः ध्वनित होता है। इस प्रवृत्ति की परिचायक रचनाओं में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि प्रेमी कवियों द्वारा रचित श्रृंगारी मुक्तकों को विशेष रूप से रखा जाता है। धन्यवाद।